गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि हम इंट्रोडक्शन वीडियो में बताए थे कि क्लास 9th 10th 11th 12th इन चारों क्लास के लिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस इन सारे सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज वीडियो हम बनाते रहेंगे। तो वैसे ही हम शुरू कर रहे हैं 12th क्लास से, और 12th क्लास के पॉलिटिकल साइंस से हम शुरू कर रहे हैं। ठीक है, 12th क्लास के पॉलिटिकल साइंस में हमारे पास दो बुक है। एक बुक का नाम है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स और दूसरे बुक का नाम है पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। तो दो बुक है, दोनों बुक्स में से फर्स्ट बुक जो है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स ही मानी जाती है और स्कूल वगैरह में उसी बुक को पहले पढ़ाया जाता है। तो हम लोग कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स जो बुक है उसी से शुरू कर रहे हैं और उसका पहला चैप्टर है कोल्ड वॉर। ये चैप्टर का नाम है कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर को समझने से पहले हम लोगों को ये समझना पड़ेगा कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर क्या था और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड वर्ल्ड वॉर से कोल्ड वॉर कैसे जुड़ा हुआ है। अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा भी जाता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर का ख़त्म होना ही कोल्ड वॉर की शुरुआत है। कैसे, इस चीज़ों को जस्टिफाई करने के लिए बोला जाता है कि कैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के ख़त्म होते ही कोल्ड वॉर शुरू हो गया और कैसे ये जुड़ा हुआ। तो पहले फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में जो है समझेंगे, फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में समझेंगे और तब कोल्ड वॉर पर आएंगे। क्यों? क्योंकि हमारा ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ स्कूल के बच्चों के लिए नहीं, स्कूल के बच्चों के लिए तो हेल्पफुल है ही, ठीक है, लेकिन उसके अलावा कंपटीशन के एग्ज़ाम के लिए, एंट्रेंस वगैरह के लिए, ये सारे पर्पज़ से जो है वो इम्पोर्टेंट है। तो इसीलिए सभी चीज़ों को डिटेल्स में हम लोग डिस्कशन करते चले जाएंगे। तो हम लोग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर देखते हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हम लोगों को पता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर कोई दो कंट्रीज़ के बीच नहीं लड़ी गई है, दो ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ के बीच लड़ी गई है। दो अलायंसेस बनी थी और इस अलायंसेस के बीच लड़ी गई है। कौन कौन सी अलायंसेस थी? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में एलाइड पावर थी और सेंट्रल पावर थी। ठीक है, यहाँ देखते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब से कब तक लड़ी गई? 1914 टू 1918 लड़ी गई। 1914 से 1918 तक 4 साल तक ये वॉर चला और दो ग्रुप ऑफ कंट्रीज़, दो अलायंसेस बनी, एलाइड पावर और सेंट्रल पावर। एलाइड पावर में कौन कौन है? ब्रिटेन है, यूएसए है, यूएसएसआर है, फ्रांस है और ऑस्ट्रिया वगैरह भी है, और भी कंट्रीज़ थी। मेन कंट्रीज़ ये सब है। सेंट्रल पावर में जर्मनी है, इटली है, जापान है और तुर्की है। ठीक है, टर्की जिसको हम लोग कहते हैं। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का रिजल्ट क्या हुआ? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का रिजल्ट हुआ एलाइड पावर जो है वॉर जीत जाती है और ट्रीटी ऑफ वर्सेल के तहत इस वॉर को ख़त्म कर दिया जाता है। लेकिन फिर हम देखते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी हुआ। ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर क्या हुआ, कब हुआ? सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 टू 1945 हुआ। यहाँ पर भी दो ग्रुप ऑफ कंट्रीज थी, दो ग्रुप के बीच जो है वो वॉर हो रही थी, दो अलायंसेस थी। उस अलायंस का क्या नाम है? एलाइड पावर और एक्सिस पावर। हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में क्या देखते हैं कि एलाइड पावर के साथ साथ सेंट्रल पावर है, लेकिन यहाँ पर सेंट्रल पावर की जगह पर एक्सिस पावर है, उसी का नाम बदल दिया गया। तो एलाइड पावर में कौन कौन सी कंट्री थी? ऑलमोस्ट वही सब सारी कंट्रीज थी। एलाइड पावर में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान ब्रिटेन है, यूएसए है, यूएसएसआर है, फ्रांस है, ये सारी कंट्रीज है। और एक्सिस पावर में जर्मनी है, इटली है और जापान है। ठीक है, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर का भी रिजल्ट सेम है। ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी एलाइड पावर ही जीती। तो इस तरीके से हम देखते हैं, ये याद रखने की ज़रूरत है कि दोनों वर्ल्ड वॉर में एलाइड पावर की ही जीत होती है। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो हमारा ख़त्म होता है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर ड्रामेटिक तरीके से ख़त्म होता है। कैसे ख़त्म होता है? तो अमेरिका जापान के दो शहर पर बॉम्ब गिरा देता है, एटॉमिक बॉम्ब गिरा देता है। और वो दो शहर कौन था? हिरोशिमा और नागासाकी। यहाँ लिखा हुआ है ड्रामेटिक एंड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर बहुत ड्रामेटिक तरीके से ख़त्म हुआ। कैसे? वॉर ख़त्म ही होने वाला था, ठीक है, और उस दौरान अमेरिका जापान के दो शहरों पर बॉम्ब गिरा देता है। उस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले ये जो फैक्ट है, 2 एटॉमिक बॉम्ब कहाँ गिराया गया था? तो दो शहर पर। जापान की एक शहर थी हिरोशिमा और दूसरी शहर है नागासाकी। ये दोनों शहरों पर बॉम्ब गिराया जाता है। हिरोशिमा में जो बॉम्ब गिराया जाता है वो 6 अगस्त 1945 को गिराई गई थी और नागासाकी में जो बॉम्ब गिराई जाती है वो 9 अगस्त 1945 को जो है ये बॉम्ब गिराई गई थी। ठीक है, 6 अगस्त को हिरोशिमा पर और 9 अगस्त को जो है वो नागासाकी पर। हिरोशिमा पर जो बॉम्ब गिराई गई थी उस बॉम्ब का नाम था लिटिल बॉय। ठीक है, अब हैरानी हो रहेगी कि बॉम्ब का भी नाम है, कभी कभी कंपटीशन के एग्जाम में या स्कूल के एग्जाम में भी पूछ दिया जाता है। तो हिरोशिमा पर जो बॉम्ब गिराई गई थी उसका नाम था लिटिल बॉय और नागासाकी पर जो बॉम्ब गिराई गई थी उस बॉम्ब का क्या नाम था? फैट मैन, इस बॉम्ब का नाम था। अब हम लोग आते हैं कि आखिर जो है ना अमेरिका जापान के दो शहरों पर बॉम्ब क्यों गिराया? अमेरिका का मकसद क्या था? ठीक है, कि
अमेरिका का मकसद था, हम देखते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के शुरू होने से पहले बहुत सारी पावर थी, ठीक है, जो आपस में लड़ रही थी, जो कम्पिटिटिव पावर थी, एक जैसी पावर थी, ठीक है। ब्रिटेन है, फ्रांस है, ठीक है, यूएसए है, यूएसएसआर है, जर्मनी है, इटली है, जापान है, ये सब पॉलिटिकल बॉस थी, मतलब जो है कहीं ना कहीं ये सब एक दूसरे की इक्वल की पावर की थी। लेकिन कोई इमेजिन नहीं किया था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर 6 सालों तक चल जाएगा, और इस 6 सालों के दौरान, ठीक है, बहुत सारी कंट्रीज तबाह बर्बाद हो गई, उसके बहुत सारे लोग मारे गए, उसकी इकोनॉमी का बहुत ज़्यादा जो है वो नुकसान हुआ, वहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह सब खत्म हो गए, इंडस्ट्री फैक्ट्रीज वगैरह सबको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के ख़त्म होते होते कुछ कंट्रीज ऐसी थी जहाँ पर तबाही कम हुई थी, और वो पूरी दुनिया को ये दिखाना चाहती थी कि अब जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म होते होते हमारे मुकाबले का कोई नहीं बचा हुआ। और यही चीज़ ये दिखाना चाह रही थी अमेरिका, और इसी वजह से अमेरिका जो है जापान के 2 शहरों पर बॉम्ब गिरा दी। अमेरिका का ये मकसद था, ऑब्जेक्टिव क्या था बॉम्ब गिराने के पीछे, कि जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के ख़त्म होते होते हमारे मुकाबले की कोई कंट्रीज़ नहीं बची है। अमेरिका जो जापान के 2 शहरों पर बॉम्ब गिराती है, तो अमेरिका के इस स्टेप्स को पूरी दुनिया की कंट्रीज़ जो है क्रिटिसिज्म करती है। पूरी दुनिया की कंट्रीज़ कहती है कि जापान सरेंडर ही करने वाला था, ये ज़रूरी नहीं था कि बॉम्ब गिराना, ठीक है। लेकिन अमेरिका अपने बचाव में कहती है, जो सुन करके बहुत हंसी भी आएगा, अमेरिका कहती है चूंकि वॉर लंबा चल रहा था, ऑलरेडी 6 साल चल चुका था, और जो हम चाहते थे कि वॉर जल्दी ख़त्म हो जाए, वॉर इतने लंबे चलने की वजह से बहुत नुकसान हो रहा था, हम चाहते थे वॉर जल्द ख़त्म हो जाए और नुकसान जो है वो ज़्यादा नहीं हो। इसी वजह से वॉर को जल्द ख़त्म करने के लिए हम हिरोशिमा और नागासाकी पर, जापान के 2 शहरों पर बॉम्ब गिरा करके वॉर को ख़त्म कर दिए। ये थोड़ा सा अजीब सा लगता है सुनने में, ठीक है, लेकिन मकसद क्या था कि पूरी दुनिया को ये दिखाना। लेकिन अब और कंट्रीज़ भी थी, और कंट्रीज़ कौन थी? अमेरिका जो जापान के 2 शहरों पर बॉम्ब गिराती है, इससे यूएसएसआर को, ठीक है, ख़तरा नज़र आता है, और यूएसएसआर जो है ये चैलेंज करना शुरू कर देती है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के ख़त्म होते होते सिर्फ अमेरिका ही नहीं, हम भी एक जो है ना मतलब सुपर पावर बचे हैं, हम भी अमेरिका के मुकाबले के हैं, और दोनों के बीच एक कंपटीशन शुरू हो जाता है, दोनों के बीच एक रेस शुरू हो जाता है अमेरिका और यूएसएसआर के बीच। यहाँ पर रुक करके हम एक चीज़ क्लियर करना चाहेंगे, यूएसएसआर है क्या? तो उस सेकेंड चैप्टर में उसके बारे में हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे। अभी फ़िलहाल हम लोग ये याद रखते हैं, रशिया, और रशिया के साथ 14 कंट्रीज़ का एक अलायंस था, जो इन सब कंट्रीज़ में एक जैसा इकोनॉमिक सिस्टम, एक जैसी गवर्नेंस और जो है ये पॉलिटिकल सिस्टम वगैरह सब था। तो अगर हम यूएसएसआर की बात करें, यूएसएसआर की जगह रशिया भी कहें तो एक ही बात है, क्योंकि रशिया एक कंट्रीज़ थी, बड़ी कंट्रीज़ थी। तो एक तरीके से कंपटीशन था, ठीक है, किस किस के बीच? अमेरिका और यूएसएसआर के बीच एक कंपटीशन शुरू हो गया कि हम सुपर पावर हैं तो हम सुपर पावर हैं, हम जो है दोनों के बीच एक रेस शुरू हो गया कि हम जो है वर्ल्ड पावर हैं तो हम वर्ल्ड पावर हैं। तो हम देखते हैं फिर कोल्ड वॉर को हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे। तो कोल्ड वॉर था क्या? तो यहाँ देखो, ठीक है, कोल्ड वॉर क्या था? कोल्ड वॉर को हम कैसे डिफाइन करते हैं? इट रेफर्स टू अ सीरीज ऑफ टेंशन, competition and confrontation among the US and USSR backed by their respective allies। कोल्ड वॉर को हम ऐसे डिफाइन करेंगे, ये बहुत सारा टेंशन था, बहुत सारा कंपटीशन था, और बहुत सारे जगह पर जो है दोनों कन्फ्रंटेशन में थी, मतलब दोनों आमने सामने थी, ठीक है। कौन कौन? यूएसए और यूएसएसआर बैक्ड बाय द रेस्पेक्टिव अलाइज, मतलब यूएस के फेवर में भी बहुत सारी कंट्रीज थी और यूएसएसआर के फेवर में भी बहुत सारी कंट्रीज थी। ये दोनों के बीच, अमेरिका और यूएसएसआर के बीच बहुत सारा टेंशन था, बहुत सारा कंपटीशन था, ठीक है, और बहुत सारी जगह पर दोनों आमने सामने थी, वॉर जैसी सिचुएशन बनी हुई थी, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में वॉर होता नहीं है, इसीलिए इसका नाम कोल्ड वॉर है। अगर एक्चुअल में वॉर हुआ होता, हाँ, थोड़ी बहुत झड़प होती है, थोड़ी बहुत शूटिंग वॉर वगैरह होती है, थोड़ी बहुत जो है गोलीबारी चलती है, लेकिन फुल फ्लेज वॉर नहीं होता है, इसीलिए इसका नाम है कोल्ड वॉर। तो हकीकत में कोई वॉर नहीं हुआ, लेकिन ये जो है टेंशन का माहौल था, कंपटीशन था दोनों के बीच, दोनों बहुत बार आमने सामने थी, वॉर जैसी सिचुएशन बनी हुई थी, लग रहा था अब वॉर हो जाएगा, तब वॉर हो जाएगा, लेकिन एक्चुअल में वॉर होता नहीं है। तो इसी टेंशन, कंपटीशन और कन्फ्रंटेशन यूएस और यूएसएसआर के बीच जो होती है, उसी को हम जो है कोल्ड वॉर कहते हैं। और अगर पूछा जाए कोल्ड वॉर शुरू कब से हुआ, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर जैसे ही
ख़त्म हुआ वैसे ही कोल्ड वॉर शुरू हो गया। क्यों? सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म होता है, अमेरिका जापान के 2 शहरों पर बॉम्ब गिराता है। अमेरिका पूरी दुनिया को दिखाना चाहता है कि हमारे मुकाबले का कोई नहीं बचा हुआ है, लेकिन यूएसएसआर जो है उसको कम्बैट करता है, उसका मुकाबला करता है और यूएसएसआर उसको चैलेंज करता है और दोनों के बीच एक रेस ऑफ जो है और रेस या कंपटीशन शुरू हो जाता है। हम सुपर पावर है तो हम सुपर पावर हैं, तो इसी को कहते हैं। अब हम लोग जो हमारा अब यहाँ पर है लॉजिक ऑफ डिटरेंस, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। लॉजिक ऑफ डिटरेंस क्या था? मतलब इस टॉपिक का मतलब है लॉजिक ऑफ डिटरेंस का कि डिटरेंस मतलब होता है रुकावट, ठीक है। आखिर क्या वजह था, आखिर क्या चीज़ था जो यूएस और यूएसएसआर दोनों को रोका हुआ था, ठीक है। तो क्यों नहीं आखिर हॉट वॉर हुआ? आखिर दोनों कंट्रीज जो है वो बहुत बार आमने सामने थी, लेकिन हॉट वॉर में क्यों नहीं तब्दील हुआ, ठीक है। तो उसके पीछे इसी को कहते हैं लॉजिक ऑफ डिटरेंस के दोनों कंट्रीज को ये बात अच्छे से पता था कि दोनों के पास न्यूक्लियर वेपन्स है और ऐसा न्यूक्लियर वेपन्स है कि हिरोशिमा और नागासाकी पर जो बॉम्ब गिराई गई थी उससे 1000 गुना और ज़्यादा डिस्ट्रक्शन करने का, ठीक है, इतनी कैपेसिटीज़ का बॉम्ब था कि बड़े पैमाने पर तबाही हो सकती थी। अमेरिका के पास भी न्यूक्लियर वेपन्स था, ठीक है, और जो है ना यूएसएसआर के पास भी था, जिसको हम वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन कह सकते हैं कि बड़े पैमाने पर तबाही हो सकती थी, ठीक है। लेकिन दोनों को ये बात पता था कि हम दोनों के पास न्यूक्लियर वेपन्स है, अगर हम दोनों में कोई भी जो है पहले वॉर शुरू करता है, ठीक है, या हम दोनों में अगर वॉर होता है और हम लोग अपने न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल करें या अपने वेपन्स का इस्तेमाल करें, तो उसके बाद वॉर के बाद कोई डिक्लेयर नहीं कर पाएगा कि कौन विनर है और कौन लूज़र है। क्यों? इतनी तबाही होगी कि कौन विनर है कौन लूज़र है ये डिक्लेयर कर पाना मुश्किल है। इसी वजह से दोनों रुकी हुई थी कि फुल फ्लेज वॉर में नहीं गई, कोई भी कंट्रीज वॉर शुरू नहीं की। क्यों? दोनों को पता था बड़े पैमाने पर तबाही होगी, दोनों के पास वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, दोनों मुकाबले की है, इसीलिए वॉर शुरू नहीं हुआ। इसी को हम कहते हैं लॉजिक ऑफ डिटरेंस। अब हमारा टॉपिक है इसके बाद रीज़न ऑफ कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर का वजह क्या था? तो कोल्ड वॉर के वजह, ठीक है, वर्ल्ड वॉर सबसे जुड़ा हुआ है। सबसे पहला है 2 वर्ल्ड वॉर हैड ऑलरेडी शेकन द वर्ल्ड, मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो 1914 टू 1918 हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है 1939 टू 1945 हुआ। ये जो 2 वर्ल्ड वॉर हुआ था, 2 वर्ल्ड वॉर से पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा तबाही ऑलरेडी हो चुकी थी। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ, उसके बाद ही एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी लीग ऑफ नेशन, कि अगर 2 या 2 से ज़्यादा कंट्रीज़ के बीच किसी तरीके की जो है वॉर जैसी सिचुएशन होती है तो बैठ करके उसको सुलझाया जा सके और वो वॉर में कन्वर्ट नहीं हो, ठीक है, वॉर में एक्सेलरेट नहीं हो। लेकिन जो है जो लीग ऑफ नेशन था वो जो है एग्जीक्यूटिव बॉडी नहीं था, उसमें उतनी ताकत नहीं थी, उसमें जो है वो मैकेनिज्म नहीं था कि वॉर को रोक सके। इसीलिए हम देखते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी हुआ तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से और लंबा चल गया, 6 सालों तक चल गया, इसमें और तबाही बर्बादी हुई। तो 2 वर्ल्ड वॉर से पूरी दुनिया तबाही देख चुकी थी, पूरी दुनिया की कंट्रीज चाहती नहीं थी कि और कोई वर्ल्ड वॉर हो या और ज़्यादा तबाही हो। इसी वजह से यह कि 2 वर्ल्ड वॉर से ऑलरेडी तबाही हो चुकी थी, पूरी दुनिया की कंट्रीज नहीं चाहती थी या कोई भी कंट्रीज नहीं चाहती कि तीसरा वर्ल्ड वॉर हो। दूसरा नेक्स्ट हमारा रीजन है कोल्ड वॉर का ड्रामेटिक एंड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो खत्म होता है वो ड्रामेटिक तरीके से होता है, जैसा कि आप लोगों को बता चुके हैं। यूएसए ड्रॉप्ड बॉम्ब ऑन द 2 सिटीज ऑफ जापान। अमेरिका जो है जापान के 2 शहरों पर बॉम्ब गिरा देता है, ठीक है। यूएसएसआर गॉट अफ्रेड ऑफ देयर एग्जिस्टेंस। यूएसएसआर को अपने वजूद पर खतरा नजर आता है कि अमेरिका अगर जापान के 2 शहरों पर बॉम्ब गिरा सकती है तो आने वाले दिनों में हम पर भी जो है हमला कर सकती है, आने वाले दिनों में हमको भी तबाह बर्बाद कर सकती है। और यूएसएसआर अमेरिका का मुकाबला करने के लिए, अमेरिका को चैलेंज करने के लिए वो भी अपने हथियार वगैरह सब इकट्ठा करना शुरू कर देती है, वेपन्स वगैरह जो है वो कलेक्ट करना शुरू कर देती है और जो है दोनों के बीच एक रेस शुरू हो जाता है, रेस ऑफ सुपर पावर का, रेस ऑफ कंपटीशन का। देखते हैं एंड स्टार्टेड प्रिपेयरिंग टू कम्बैट यूएसए, ठीक है। और यूएसएसआर गॉट अफ्रेड ऑफ देयर एग्जिस्टेंस एंड स्टार्टेड प्रिपरेशन टू कम्बैट यूएसए। अमेरिका का मुकाबला करने के लिए तैयारी शुरू कर देती है। हेंस रेस स्टार्टेड बिटवीन यूएसए एंड यूएसएसआर। इस तरीके से रेस और कंपटीशन शुरू हो गया, ठीक है, किसके बीच? यूएसए और यूएसएसआर के बीच। इट वॉज द रेस ऑफ सुपरमेसी। किस बात का रेस था? हम सुपर पावर है तो हम सुपर पावर है, हमारे पास ज़्यादा वेपन्स है तो हमारे पास ज़्यादा वेपन्स है, ठीक है। और रेस ऑफ
ऑफ आर्मामेंट उसको कहते हैं। हमारे पास ज़्यादा हथियार है तो हमारे पास ज़्यादा हथियार हैं। आइडियोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट ऑलरेडी देयर बिटवीन द यूएस एंड यूएसएसआर। बोला जा रहा है इन सारे रीजंस के अलावा एक रीज़न ये भी था कि अमेरिका और यूएसएसआर के बीच एक आइडियोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट भी था। आइडियोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट किस बात का था? तो जो है ना कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म का था। ठीक है, आइडियोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट। अब कैपिटलिज्म सोशलिज्म दो इकोनॉमिक सिस्टम था। यूएसए जो है वो कैपिटलिज्म इकोनॉमिक सिस्टम को अपना रहे थे और यूएसएसआर सोशलिज्म को अपना रहे थे। यूएसए जो है कैपिटलिज्म को अडॉप्ट भी की थी और वो चाहती थी कि पूरी दुनिया की कंट्रीज जो है कैपिटलिज्म को अपनाएं, कैपिटलिज्म इकोनॉमिक सिस्टम अपनाएं। पूरी दुनिया में कैपिटलिज्म इकोनॉमिक सिस्टम बढ़िया है, बेहतर है, और यूएसएसआर चाहती थी कि पूरी दुनिया में सोशलिज्म इकोनॉमिक सिस्टम ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज अपनाए। तो ऑलरेडी इन लोगों के बीच ठीक है जो है कैपिटलिज्म और सोशलिज्म, ठीक है, ये भी आइडियोलॉजिकल दोनों के बीच रेस था। अब हम लोगों को आगे टॉपिक को पढ़ने से पहले और हम देखते हैं ठीक है कैपिटलिज्म और सोशलिज्म या फिर इन सब सारे वजह से पूरी दुनिया दो ग्रुप में बटी हुई थी, और वो डिवीज़न वगैरह को पढ़ने से पहले, समझने से पहले हम लोगों को ये समझना पड़ेगा ठीक है कि कैपिटलिज्म और सोशलिज्म इकोनॉमिक सिस्टम था क्या। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो कैपिटलिज्म और सोशलिज्म के लिए हम लोग अलग से वीडियो बनाएंगे, ठीक है, जो छोटा ही वीडियो होगा, तो हम लोग उसको नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में जो है ना अलग से उसको कवर करेंगे। तब तक आप लोग बने रहिए। और आपको अगर ये वीडियो या हमारी पढ़ाई अच्छी लगती है तो आपके जितने भी साथी हैं जो बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहे हैं या फिर किसी कंपटीशन का एग्ज़ाम दे रहे हैं या एंट्रेंस वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उन सब तक शेयर कीजिए, उनको भी फ़ायदा होगा। और वीडियो के लिए बने रहिए, नेक्स्ट वीडियो के लिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।